कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। इस प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, ताकि प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए बेसिक समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिक में हम सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है ये समझ लेते हैं, और त्रिभुजों की सर्वांग समता के क्या नियम होते हैं ये समझ लेते हैं, ताकि हम प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को आसानी से समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वांगसम आकृतियों की। सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी संगत भाग आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। या आप यूँ कह सकते हैं, ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार एक जैसे होते हैं। आकार का मतलब शेप, ठीक है। ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार एक जैसे होते हैं और मापें बिल्कुल बराबर होती हैं। मापों से मतलब है साइज, ठीक है ना। तो ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार एक जैसे होते हैं और मापें बिल्कुल बराबर होती हैं सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। आप उदाहरण के लिए 1-1 रुपए के सिक्के ले सकते हैं। आप देखेंगे कि 1-1 रुपए के सभी सिक्के आकार में एक जैसे हैं, भाई सभी वृत्ताकार हैं, और सभी सिक्कों का साइज यानी मापें बराबर हैं। अगर आप एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर रखोगे तो पहला सिक्का दूसरे सिक्के को पूरी तरह से ढक लेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन सभी सिक्कों के आकार एक जैसे हैं, सभी वृत्ताकार हैं, और इनकी मापें यानी इनके साइज बिल्कुल बराबर बराबर हैं, ठीक है ना। तो ऐसी ही आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर हम त्रिभुजों की बात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। ऐसी बंद आकृतियाँ जिनकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं, त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ हम नाम दे लेते हैं ना ABC। तो ABC में एक भुजा हमारी AB है, दूसरी भुजा BC है और तीसरी भुजा AC है। एक शीर्ष हमारा A है, दूसरा B है, तीसरा C है। एक कोण हमारा A है, दूसरा B है, तीसरा C है। तो ये आकृति एक त्रिभुज है। तो यहाँ हम त्रिभुजों की बात करेंगे, ठीक है। अगर हमारे लिए 2 त्रिभुज दिए हैं, मान लो एक त्रिभुज दिया है ABC और दूसरा त्रिभुज हमें दिया है PQR, तो अब हमें ये कैसे पता चले कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यानी इन दोनों त्रिभुजों के आकार एक जैसे हैं और साइज बिल्कुल बराबर है। तो ये हमें कैसे पता चले? तो हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं। ये हमारे नियम रहे। फटाफट से हम इन नियमों को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, पहला नियम है भुजा कोण भुजा। शॉर्ट में आप इसे बोलोगे SAS। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल। तो साइड एंगल साइड। पहला नियम कहता है अगर किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, भुजा भुजा का मतलब है 2 भुजाएं, किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण अगर किसी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यह पहला नियम हमसे कहता है। देखो, इसको हम इन 2 त्रिभुजों से समझते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज ABC और PQR में भुजा AC बराबर है भुजा PR के, भुजा BC बराबर है भुजा QR के, ठीक है। और इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण है C और यहाँ बीच का कोण है R। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? अगर किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ये संगत भाग क्या होते हैं? देखो, कोण C के सामने की भुजा है AB और कोण R के सामने की भुजा है PQ। तो भुजा AB और भुजा PQ ये संगत भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार से भुजा BC और QR ये भी संगत भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर हैं। भुजा AC और भुजा PR ये भी हमारी संगत भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर हैं। और अगर हम इन त्रिभुजों के संगत कोणों की बात करें तो कोण A कोण P के संगत है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण B कोण Q के संगत है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे।
और कोण सी तथा कोण आर ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, शीर्ष ए और पी संगत हैं, बी और क्यू संगत हैं, सी और आर संगत हैं। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। आप इसको कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का चिन्ह हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, क्लियर हो गई बात, पहला नियम समझ में आ गया। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो शीर्ष संगत हैं उनको एक क्रम में ही रखना है। जैसे ए और पी संगत हैं तो ए और पी, बी और क्यू, सी और आर। ठीक है ना, आप यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर। जो संगत शीर्ष हैं उनको एक ही क्रम में रखना है, तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया। ओके, अब हम दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। दूसरा नियम है कोण भुजा कोण, यानी ASA, एंगल साइड एंगल। अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण और इन दोनों कोणों के बीच की एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उन कोणों के बीच की भुजा के बराबर है तो भी त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं। चलिए इसको भी हम दो त्रिभुजों की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने ये दो त्रिभुज हो जाते हैं ABC और PQR। तो देखो दूसरा नियम कहता है अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा, तो मान लेते हैं त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B तथा इन दोनों कोणों के बीच की भुजा AB। ठीक है, ये बराबर है त्रिभुज PQR में कोण P, कोण Q और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा PQ के। यानी कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, और दोनों कोणों के बीच की भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम कहता है ASA। ठीक है, तथा AAS यानी एंगल एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा। तो ये नियम हमसे कहता है किसी एक त्रिभुज के दो कोण, इन्हीं दोनों त्रिभुजों से समझ लेते हैं। ठीक है ना, किसी एक त्रिभुज के दो कोण मान लेते हैं कोण A और कोण C, और यहाँ कोण P और कोण R। ठीक है, दो कोण और एक संगत भुजा आपस में बराबर हैं तो भी त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होते हैं। देखो यहाँ हमने दो कोण और एक संगत भुजा की बात की है, ना कि कोणों के बीच की भुजा की। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में भी त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, नियम समझ में आ गया ये वाला भी। ओके, अब आगे आते हैं। तो आगे है भुजा भुजा भुजा, यानी SSS, साइड साइड साइड। तो ये नियम कहता है कि अगर किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। फिर से हम यहाँ दो त्रिभुज ले लेते हैं ABC और PQR। ठीक है, अब देखिए अगर AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है और AC भुजा PR के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अगर बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये नियम हमसे ये कहता है। और लास्ट नियम है हमारा समकोण कर्ण भुजा, यानी RHS। R का मतलब राइट एंगल यानी समकोण, H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और S का मतलब साइड। अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक संगत भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं ABC और PQR। ABC में कोण A 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है तो BC भुजा कर्ण है। और त्रिभुज PQR में कोण P 90 डिग्री का है, इसके सामने की भुजा है QR, तो यहाँ पर QR कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण आपस में बराबर हैं और एक संगत भुजा आपस में बराबर है, तो यहाँ हमने संगत भुजा ले ली AB और PQ। अगर ये आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। कर्ण बराबर हो और एक संगत भुजा बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण कर्ण भुजा यानी RHS नियम हो जाता है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम अच्छे समझ में आ गए हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल है, चतुर्भुज ए सी बी डी में, यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज दिया है ए सी बी डी। ठीक है, इस चतुर्भुज में ए सी बराबर है ए डी, ए सी भुजा ए डी भुजा के बराबर है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग हमारा ऊपर वाला हो जाएगा बी ए सी, और दूसरा भाग हमारा नीचे वाला हो जाएगा बी ए डी। ये दो बराबर कोण हो जाते हैं। ठीक है ना, ए बी भुजा क्या कर रही है, कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए बी डी ये नीचे वाला त्रिभुज। तो हमें इस सवाल में ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज, इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों ही त्रिभुज आकार में एक जैसे हैं और इनके साइज बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, और साथ ही बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, भुजा बी सी और भुजा बी डी, इन दोनों भुजाओं के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या करना है, जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों में जो जो चीज़ हमें बराबर दे रखी है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी आकृति को देखना है। तो हल में हमें लिखना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हमें ये देखना है इन दोनों में क्या क्या चीज़ बराबर है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में एक भुजा हमारी ए सी है, और त्रिभुज ए बी डी में एक भुजा हमारी ए डी है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी और त्रिभुज ए बी डी की भुजा ए डी ये आपस में बराबर है, ये हमें सवाल में दे रखा है। तो यहाँ हमें लिखना है ए सी बराबर ए डी। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, और इसके अलावा देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं। ये वाला कोण त्रिभुज ए बी सी का कोण है, और ये वाला कोण त्रिभुज ए बी डी का कोण है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं क्योंकि ए बी भुजा कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दोनों कोण बराबर मिल जाते हैं। तो इस कोण को हम लिखेंगे कोण बी ए सी, जिस कोण की हम बात करते हैं उसको बीच में रखते हैं। ठीक है ना, तो बी ए सी, और इस कोण को हम लिखेंगे कोण बी ए डी। तो यहाँ हमें लिखना है कोण बी ए सी। ठीक है, बराबर है कोण बी ए डी के। कारण क्या है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा हमारी ए बी है। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी डी में एक भुजा हमारी ए बी है। दोनों ही त्रिभुजों में ए बी भुजा कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। ये उभयनिष्ठ है तो बराबर होगी दोनों त्रिभुजों के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ और मिल जाती है, भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी। ठीक है, कारण कॉमन भुजा है, कॉमन साइड है ये, यानी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ ये या है, उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें इन दो त्रिभुजों में बराबर मिली हैं। अब ज़रा इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखिए। ये क्या हमारी भुजा है यानी साइड है। ठीक है, और ये क्या है हमारा कोण है यानी एंगल है, ए है ये। और ये क्या है, ये भी भुजा है यानी साइड है। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एस ए एस। ये हमारा पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है, अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, देखो यहाँ पर इस त्रिभुज की ए बी सी की ये दो भुजाएं
और त्रिभुज ए बी डी की ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण भी आपस में बराबर है। तो अगर किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, एक पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, यानी एक आंसर हमारा हो जाता है। हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हमसे कहा है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो, कोण ए के सामने की भुजा है बी सी और यहाँ कोण ए के सामने की भुजा है बी डी। तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं? इन सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं ये। और संगत भुजाएं कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, देखो कोण ए संगत कोण है, कोण सी कोण डी संगत कोण है और यहाँ पर कोण बी संगत कोण है। तो कोण ए के सामने की भुजा है बी सी और कोण ए के सामने की इधर भुजा है बी डी। तो ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाती हैं? संगत भुजाएं हो जाती हैं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें लिखना है बी डी या बी सी बराबर बी डी। ठीक है, कारण सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। या आप शॉर्ट में लिख दीजिए सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब क्या है? सी का मतलब है करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब है पार्ट्स और सी का मतलब है कॉन्ग्रुएंट, टी का मतलब है ट्राइंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो क्लास में हम पहला सवाल सॉल्व करेंगे, आगे के वीडियो क्लास में हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे।